क्या आप सिर्फ गोल्ड खरीदते हैं या गोल्ड को समझते भी हैं? गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ता है? क्यों करेक्ट होता है? रूपी डेप्रिसिएशन का क्या इम्पैक्ट आता है और इन्फ्लेशन के टाइम पर क्या होता है? लेकिन उससे ज्यादा जरूरी चीज है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए और कब होल्ड करना चाहिए। गोल्ड का प्राइस अर्ली 1970s में कुछ $35 हुआ करता था, लेकिन बाय द एंड ऑफ 1980 ये पहुंच गया $850। इस ड्यूरेशन में काफी चीजें हुई। ईरान के साथ वॉर भी हुआ और काफी सारी कमोडिटीज का एक सुपर साइकिल बुल रन भी स्टार्ट हो गया था। 1980s के बाद गोल्ड में एक मैसिव करेक्शन स्टार्ट हुआ जो 1999 तक चलता रहा। इस ड्यूरेशन में गोल्ड का प्राइस डॉलर टर्म्स में 850 से लेकर नीचे आ गया $225 तक। जब रशिया के डॉलर एसेट्स फ्रीज किए गए थे $300 बिलियन तक के, तो उसके बाद से वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स ने रियलाइज किया गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जिसको फ्रीज नहीं किया जा सकता है। क्या आप सिर्फ गोल्ड खरीदते हैं या गोल्ड को समझते भी हैं? गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ता है? क्यों करेक्ट होता है? रूपी डेप्रिसिएशन का क्या इम्पैक्ट आता है और इन्फ्लेशन के टाइम पर क्या होता है? लेकिन उससे ज्यादा जरूरी चीज है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए और कब होल्ड करना चाहिए, या कब लॉन्ग करना चाहिए, कब शॉर्ट करना चाहिए। आज हम इन सारी चीजों को कवर करने वाले हैं अपनी गोल्ड की कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर क्लास में, अलॉन्ग विद ट्रेडिंग इन गोल्ड ऑप्शंस। जुड़े रहिए हमारे साथ ऑन दिस कॉम्प्रिहेंसिव गोल्ड मास्टर क्लास। वैसे तो गोल्ड की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, सदियों से चल रही है, लेकिन फॉर द करंट टाइम अभी हमारी जो रेलिवेंट हिस्ट्री है वो कुछ 1970 से चलती है, जब ब्रेटन वुड्स का सिस्टम खत्म किया गया। 1970s के बाद से गोल्ड के सिस्टम में सारा चेंज आ गया। उसके बाद से गोल्ड एक स्पेशली अलग से करेंसी बन गया। उससे पहले तक सारी करेंसीज उसके साथ पेग करी जाती थी। 1970s के बाद गोल्ड का एक अलग ही एसेट क्लास बन गया। सो गोल्ड का प्राइस कुछ 1970s में, अर्ली 1970s में कुछ $35 हुआ करता था, लेकिन बाय द एंड ऑफ 1980 ये पहुंच गया $850। इस ड्यूरेशन में काफ़ी चीज़ें हुई। ईरान के साथ वॉर भी हुआ और काफ़ी सारी कमोडिटीज़ का एक सुपर साइकिल बुल रन भी स्टार्ट हो गया था। 1980s के बाद गोल्ड में एक मैसिव करेक्शन स्टार्ट हुआ जो 1999 तक चलता रहा। इस ड्यूरेशन में गोल्ड का प्राइस डॉलर टर्म्स में 850 से लेकर नीचे आ गया $225 तक। ये एक मेजर प्राइस करेक्शन था और टाइम करेक्शन भी था। 19 साल का प्राइस करेक्शन बहुत मेजर हो जाता है किसी भी एसेट क्लास के लिए। उसके बाद एक नया बुल रन स्टार्ट हुआ 1999 2000 से, जहां से उसके बाद टिल द ईयर 2011 प्राइस पहुंच गया $1920। इस ड्यूरेशन में 2008 में जीएफसी क्राइसिस हुआ, जिस ड्यूरेशन में एक क्वांटिटेटिव ईजिंग हुआ, विच मींस फेड ने प्रिंट करना स्टार्ट किया। और जब फेड ने प्रिंट करना स्टार्ट किया तो $850 हुआ करता था 2008 में, वहां से राइज होकर ये पहुंच गया 1920। उसके बाद क्वांटिटेटिव टाइटनिंग स्टार्ट हुई, मार्केट्स में एक बुल रन स्टार्ट हुआ, इक्विटी मार्केट्स में बुल रन स्टार्ट हुआ और गोल्ड में प्राइस करेक्शन स्टार्ट हो गया। 2011 से लेकर 2022 तक एक पूरा करेक्टिव मार्केट था गोल्ड का, जहां पर 1900 2000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस रेंज बन गया। इस ड्यूरेशन में इसके नीचे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा था, जो कि एक करेक्टिव पैटर्न है, क्लासिकल पैटर्न है जो एडवर्ड्स मैगी ने 1948 में डिस्कवर किया था। वंस इट ब्रोक आउट 2022 में, 2023 में जब इसका ब्रेकआउट आया तो उसके बाद से प्राइस पहुंच गया $5000 के ऊपर। इस ड्यूरेशन में हमने ये भी देखा इंडियन इक्विटी मार्केट्स काफी ज्यादा करेक्टिव मोड में भी थे, तो उसकी वजह से रुपी का भी प्राइस डेप्रिसिएशन था, कुछ इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट, और गोल्ड का जो इंडियन प्राइस था वो काफी ज्यादा स्पाइक कर गया। आज हम ये गोल्ड की प्राइस की पूरी हिस्ट्री को स्टडी करने वाले हैं और साइमल्टेनियसली ये भी समझने वाले हैं कि कब इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन गोल्ड के साइकिल्स हमें ये भी बताते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कब आती है, इक्विटी मार्केट का बुल रन कब आ सकता है, और साइमल्टेनियसली फिर हम उसको नैरो डाउन करके जाएंगे कि इसको ट्रेड कैसे करना है, लॉन्ग शॉर्ट कैसे करना है, इन्वेस्ट कब करना है, होल्ड कब करना है। आज हम ये सब कुछ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि कितना गोल्ड है पूरी दुनिया में। इस समय कुछ 219,000 टन है जो माइन किया जा चुका है, जो टोटल सारा कुछ होल्डिंग है इस समय, जिसमें से कुछ 47,500 टन सेंट्रल बैंक रिजर्व्स में है। इस 47,500 टन में से इंडियन आरबीआई के पास कुछ 880 टन ही है। दैट इज इट। इन्वेस्टमेंट जो ईटीएफ्स प्लस बार्स के फॉर्म में है वो कुछ 21,000 टन है। ज्वेलरी के फॉर्म में 95,500 टन है, और जो इंडस्ट्रियल यूज में किया जाता है वो कुछ 34,000 टन है। इंडियन रिटेल हाउस होल्ड के पास कुछ 25,000-26,000 टन के आसपास है, जो कुछ ज्वेलरी के फॉर्म में है और कुछ बार्स के फॉर्म में है। सो ये सब मिलाकर भी इंडियन रिटेल के पास जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10%, 9 से 10% के बीच में आ जाता है टोटल होल्डिंग। इंडियन हाउस होल्ड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है ऑफ द टोटल
होल्डिंग ऑफ द गोल्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। इस समय जो टोटल अनमाइंड गोल्ड है वो है कुछ 57,000 टन्स। ये है कुछ अर्थ के अपर लेयर में। डीपर लेयर में और भी ज़्यादा है, लेकिन वो उसका पता नहीं है कि कितना माइन किया जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी भी है या नहीं, वायबल है या नहीं। इस समय उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करी जा सकती। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड को एक एसेट मान के चला है 1970s से, लेकिन फिर भी गोल्ड को एक बहुत सीरियस एसेट क्लास नहीं माना गया था टिल 2022। बहुत चीज़ें हुई टिल 2022, लेकिन जो 2022 में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया वो था रशिया का फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स। जब रशिया के डॉलर एसेट्स फ्रीज किए गए थे 300 बिलियन डॉलर्स तक के, तो उसके बाद से वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स ने रियलाइज किया, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जिसको फ्रीज नहीं किया जा सकता है। उसके बाद से सेंट्रल बैंकर्स ने एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्टांस लिया और गोल्ड को ज़्यादा एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया। अनटिल देन गोल्ड का एक्यूमुलेशन बहुत कम लेवल पर हुआ करता था। उसके बाद से 2022 के बाद से गोल्ड का जो एक्यूमुलेशन था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। ये था एक मेजर पिवट, और ये हमने काफ़ी ज़्यादा देखा है, नोट किया है कि टोटल जो रिजर्व्स के परसेंटेज भी थे सेंट्रल बैंकर्स के, जिसमें गोल्ड का शेयर सिर्फ 10-11% हुआ करता था टिल 2010, वो अब राइज होकर 25% से ज़्यादा आ गया है। चाहे डॉलर अभी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, लेकिन गोल्ड हैज़ स्टार्टेड बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिजर्व्स फॉर सेंट्रल बैंकर्स। ये एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है 2022 के बाद से, जब रशिया यूक्रेन का वॉर ब्रेकआउट हुआ। इसी पार्ट को हम थोड़ा सा प्रॉपरली स्टडी भी अगर कर लें तो 1970s में गोल्ड का कुछ शेयर 73% हुआ करता था सारे सेंट्रल बैंकर्स के पास। उस समय डॉलर का परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 10% हुआ करता था, लेकिन वो डॉलर का परसेंटेज राइज होकर कुछ 30% तक पहुंचा और गोल्ड का फॉल होकर कुछ 10% तक गया। जब 2022 का वॉर ब्रेक हुआ उसके बाद से एक मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया, लेकिन उससे पहले ही सेंट्रल बैंकर्स ने एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया था 2015-16 से। चाइना ने एक मेजर एक्यूमुलेशन स्टार्ट किया था, उसके बाद से बाकी सारी कंट्रीज ने भी एक एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दिया। 2022 जो था वो एक मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट जरूर था। गोल्ड के जो रिजर्व्स हैं इस समय 25% से ज्यादा हो चुके हैं, विच हैव ओवरटेकन द यूएस डॉलर रिजर्व्स फॉर सेंट्रल बैंकर्स। हमने देखा गोल्ड की माइनिंग, गोल्ड का एक्यूमुलेशन, लेकिन गोल्ड प्रोड्यूस कौन कर रहा है? इस समय जो हाईएस्ट गोल्ड के प्रोड्यूसर्स हैं वो है चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका। इंडिया का नाम यहां पर नहीं मिलेगा अनफॉर्चुनेटली। इंडिया इज अ मेजर कंज्यूमर, इंडिया इज अ मेजर बायर, इंडिया इज अ मेजर इंपोर्टर। इनफैक्ट इंडिया के टॉप 3 इंपोर्ट्स में गोल्ड आ जाता है। इनफैक्ट हमारे जो टॉप 3 इंपोर्ट्स हैं वो है क्रूड ऑयल, गोल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। गोल्ड हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जरूर है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी गोल्ड एक इंपॉर्टेंट एसेट क्लास भी है। इस पर हम आने वाले हैं थोड़ी देर में। अगर आपके माइंड में कुछ भी है कि गोल्ड इंडिया के लिए क्यों इतना बड़ा इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है, आप इस समय पॉज कीजिए और लिखिए कमेंट सेक्शन में। आई विल बी पर्सनली रीडिंग दोस कमेंट्स और मैं आंसर करूंगा उन चीज़ों को इवन इन द प्रेजेंटेशन लेटर। इस मास्टर क्लास में हम उस चीज़ को पूरा कवर करने वाले हैं कि एज इंडियंस क्यों हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है, डिस्पाइट इंडिया इज नॉट अ गोल्ड प्रोड्यूसर, डिस्पाइट दैट क्यों हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एसेट क्लास बन जाता है। लेकिन जहां हमने देखा कि गोल्ड का प्रोडक्शन हो रहा है, गोल्ड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, सेंट्रल बैंकर्स बाय कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि सब लोग बाय ही कर रहे हैं, कुछ लोग सेल भी कर रहे हैं। कौन से सेंट्रल बैंकर्स सेल कर रहे हैं? सबसे बड़ा पहला नाम आ जाता है आज 2026 में, सबसे बड़ा पहला नाम आ जाता है टर्की का। वो टर्की का नाम ऐसा क्यों आ जाता है? क्योंकि उनको लीरा अपनी करेंसी बचानी थी। करेंसी बचाने के लिए उनको गोल्ड बेचना पड़ा, क्योंकि मेजर करेंसी क्राइसिस स्टार्ट हो गया था। सो उसके बाद से अदर देन दैट रशिया हैज बीन अ गोल्ड सेलर सिंस 2022। रशिया इज अ गोल्ड प्रोड्यूसर, वो गोल्ड बेचकर अपना रशिया यूक्रेन का वॉर फंड कर रहा है। सो इसकी वजह से गोल्ड वो सेल कर रहे हैं। टोटल जो उनका गोल्ड का सेल हुआ है वो टोटल 250-300 टन ही हुआ है। इनफैक्ट दैट इज लेसर देन देयर एनुअल प्रोडक्शन। तो गोल्ड का जो टोटल सेल किया है रशिया ने, इवन दैट इज वेरी लेस, बट स्टिल दे आर द टॉप सेलर्स। टर्की का जो गोल्ड सेल्स है वो है अपनी करेंसी को बचाने के लिए। उसके अलावा एक मेजर डेवलपमेंट हो रही है ब्रिक्स में। ब्रिक्स ने एक लास्ट ईयर एक पेपर निकाला था द यूनिट करके। द यूनिट का नाम रखा गया था कि एक ब्रिक्स की एक इंटरनल करेंसी बनेगी जिसमें 40% गोल्ड होगा और 60% होगी इन पांचों की करेंसीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। पांचों की करेंसीज का 12-12% वेट होगा और इसके हिसाब से एक पेपर डिवाइस किया गया। अभी उस पेपर की बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर सकते। जस्ट हमारे पास एक चीज़ का स्पेसिफिकेशन है कि उसमें 40% जो है वेट
गोल्ड का है और 60% में 12% इन 5 करेंसीज का है। उसके बाद जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी तो हम बात करेंगे, लेकिन ये जो करेंसी का जो डिवाइस हो रहा है वो दैट इज फॉर इंटरनल ट्रेड सेटलमेंट, क्योंकि ब्रिक्स का जो इंटरनल ट्रेड है वो कुछ $20 ट्रिलियन का हो जाता है। तो हमेशा जो है मेनली उसके लिए 88-89% हमें यूएसडी करके बोरो करना पड़ता है और एक साइड पर यूएसडी का ट्रांजैक्शन होता है। उसको हटाने के लिए ब्रिक्स का द यूनिट को डिवाइस किया जा रहा है। अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है जैसे मैंने कहा, लेकिन इसमें एक और अच्छी डेवलपमेंट है जो कि सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, इन सब ने इंटेंशन दिखाई है ज्वाइन करने की फॉर द ब्रिक्स यूनिट। क्या ब्रिक्स एक्सपैंड करेगा, क्या नहीं करेगा, कैसे डिवाइस होगा, कैसे करेंसी का सेटलमेंट होगा, ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे पता चलेंगी, जो कि हम भी अपने चैनल पर कवर करेंगे कमोडिटीज बाय धन पर। 1970s में गोल्ड और यूएस डॉलर को अलग अलग कर दिया गया और उसके बाद से ये दोनों एक एसेट क्लासेस बन गए जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वर्स कोरिलेशन भी बन गया। जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन का स्ट्रेस होता था या रिसेशन का स्ट्रेस आता था तब गोल्ड का एक चेज स्टार्ट हो जाता था, गोल्ड की डिमांड इंक्रीज हो जाती थी। और वही चीज़ अगर इक्विटी मार्केट्स में ग्रोथ दिख रही है, इंडस्ट्रियल मार्केट्स में ग्रोथ दिख रही है, तो वहाँ पर डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो जाती थी। वही चीज़ हमने देखी गोल्ड और यूएस डॉलर के रिलेशनशिप में। यूएस डॉलर को हम चेक करते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स से, विच इज़ द सिंबल ऑफ DXY। यहाँ पर हमने एक प्लॉट किया है गोल्ड डिवाइडेड बाय यूएस डॉलर इंडेक्स। गोल्ड को हम काफ़ी तरीके से स्टडी कर पाते हैं टू अंडरस्टैंड कि व्हाट कैन हैपन इन द फ्यूचर। तो गोल्ड के कई सारे रेशो चार्ट्स हैं, गोल्ड के यूएस डॉलर के साथ एक रेशो चार्ट है, गोल्ड का ऑयल के साथ है, गोल्ड के अदर चीज़ों के साथ भी है। तो हम वो सारी चीज़ों को भी स्टडी करने वाले हैं। सो गोल्ड का जो यूएस डॉलर के साथ जो रेशो चार्ट है वो हमें जनरली ये बताता है कि मार्केट अब क्या एक्सपेक्ट कर रही है या क्या एक चीज़ एक्सट्रीम में चली गई है। फॉर इंस्टेंस अगर एक इंडस्ट्रियल डिमांड एक एक्सट्रीम में चली जाती है तो एक मीन रिवर्जन आ जाता है पूरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, जो कि हमें गोल्ड यूएस डॉलर इंडेक्स से रेशो चार्ट से पता चल जाता है। कुछ हद तक हम इस रेशो चार्ट को स्टडी कर पाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ देयर एब्सोल्यूट लेवल्स, क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है उसके लेवल्स बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। डॉलर इंडेक्स इस समय 100 पर चल रहा है और गोल्ड इस ड्यूरेशन में पिछले 3 साल में 2200 से 5000 पहुंच गए हैं। सो गोल्ड और डॉलर इंडेक्स का जो रेशो का जो प्राइस लेवल है, एब्सोल्यूट प्राइस लेवल है, उसके साथ हम ज़्यादा स्टडी नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी सिक्लिकलिटी को पूरा हम तरीके से स्टडी कर सकते हैं। एक जो हमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो पता चलता है गोल्ड और यूएस डॉलर का, कि इसमें जो इन्वर्स कोरिलेशन है उसका आर जो है, पियर्सन्स आर जो है, दैट इज -0.72। सो ये जो नेगेटिव कोरिलेशन है हमें ये बताता है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वन थिंग इज वर्किंग। एक और चीज़ जो आपको समझ में आएगी कि जब यूएस डॉलर राइज करता है तो गोल्ड का प्राइस डॉलर में इंक्रीज हो जाता है। इनफैक्ट सारी कमोडिटीज़ का प्राइस डॉलर में इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से भी गोल्ड की डिमांड डिक्रीज हो जाती है बिकॉज प्राइस डॉलर में इंक्रीज हो गया है। बिकॉज जो गोल्ड के कंज्यूमर्स हैं वो नॉन डॉलर नेशंस हैं, तो उनके लिए अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा सो वो ऑटोमेटिकली उनकी डिमांड पे इंपैक्ट आ जाता है। दैट इज बेसिक इकोनॉमिक्स। लेकिन जहां हम गोल्ड डॉलर के रेशो को हम एब्सोल्यूट लेवल्स के हिसाब से स्टडी नहीं कर सकते हैं, उसको हम सिक्लिकलिटी के साथ स्टडी कर सकते हैं। ये है ब्लैक में आपको दिख रहा है गोल्ड डिवाइडेड बाय यूएस डॉलर इंडेक्स। इसका हमने पूरा प्लॉट किया है चार्ट सिंस द 1970s, और उसके साथ हमने ये ब्लू में प्लॉट किया एक हर्स्ट टाइम साइकिल। हर्स्ट टाइम साइकिल हमें एक सिंक्रोनिसिटी दिखाती है कि कब वो टाइम बाय टाइम ट्रफ्स आ रहे हैं और कब एक एसेट क्लास दूसरे एसेट क्लास को आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पर 1970s में जो बॉटम बना था इस साइकिल का, वहाँ से गोल्ड का एक आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ और गोल्ड के आउट परफॉर्मेंस के बाद जैसे ये साइकिल का पीक आया उसके बाद से डॉलर का आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ। जब डिनोमिनेटर का आउट परफॉर्मेंस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली साइकिल नीचे जा रही है, वो रेशो चार्ट करेक्ट हो रहा है। जब न्यूमरेटर आउट परफॉर्म कर रहा है तो वो प्राइस चार्ट राइज कर रहा है, विच इज इन द ब्लैक। तो जहां पर ये प्राइस चार्ट नीचे आ रहा है या जहां पर ये साइकिल हमें पीक से लेकर ट्रफ तक दिखाई दे रहा है, दैट इज पॉजिटिव फॉर द यूएस डॉलर इंडेक्स एंड दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव फॉर द इक्विटी मार्केट्स। साइमल्टेनियसली जहां पर ये साइकिल राइज कर रही है, हर्स्ट टाइम साइकिल राइज कर रही है, ये रेशो चार्ट राइज कर रहा है, which means gold is higher in demand, which means there can be an inflation problem, which means the market is worried about recession. There is a worry about industrial growth. So that is where this ratio chart begins to rise. So हम इस चीज को थोड़ा सा एंटिसिपेट इसलिए भी कर सकते हैं। अब एक चीज आ जाती है कि एक ट्रफ बाय ट्रफ हमें दिखाई दे रहा है कि कहां कहां ट्रफ बन रहा है, जहां के बाद
गोल्ड का प्राइस राइज कर रहा है। अब इस चीज़ में एक प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी बन जाती है, हमें ये दिख जाता है कि यहाँ पर अगर पीक बन रही है तो इसके बाद एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ का डिमांड इंक्रीज हो सकती है एज इन द प्रीवियस केसेस ऑफ यूएस डॉलर इंडेक्स राइजिंग। और अगर यही ट्रफ बन रहा है तो ट्रफ के बाद एक रिसेशन की वरी बन जाती है, तो एक प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज बन जाती हैं जिसको हम कॉन्टेक्स्ट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। दीज आर नॉट एग्जैक्ट इन नेचर, क्योंकि जैसे हमने देखा है कि कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो जाता है टाइम फ्रेम का, सो हम इसको एग्जैक्ट नहीं ले सकते हैं। इसको हम इकोनॉमिक न्यूज़ के साथ स्टडी कर सकते हैं, अपने प्राइस चार्ट्स के साथ स्टडी कर सकते हैं, इंडिकेटर्स के साथ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हर्स्ट टाइम साइकिल का एक प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज केस बन जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर हिस्ट्री को और स्टडी कर लेते हैं कि जब यहाँ पर 1970s में प्राइस राइज हो रहा था गोल्ड का फ्रॉम अबाउट $35 टू $850, उस समय यूएस मार्केट पूरा करेक्टिव मार्केट में चल रहा था। एक बहुत बड़ा कप एंड हैंडल, एक असेंडिंग ट्राइंगल चल रहा था एक डाउ जोन्स का। अगर इफ यू गो बैक एंड चेक डाउ जोन्स प्राइस चार्ट, आपको एक असेंडिंग ट्राइंगल दिख जाएगा। उस टाइम पर गोल्ड का प्राइस राइज कर रहा था फ्रॉम $35 टू $850। उसके बाद हर्स्ट टाइम साइकिल ने पीक किया, प्राइस चार्ट ने पीक किया, रेशो चार्ट ने पीक किया, दैट इज प्राइस चार्ट ये यहाँ पर रेशो चार्ट करेक्ट कर रहा था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डॉलर इंडेक्स स्टार्टेड राइजिंग, डॉलर इंडेक्स मेड अ हाई ऑफ अराउंड 140-150। in fact Dow Jones went 10x during this price rise of डॉलर इंडेक्स एज वेल। इस ड्यूरेशन में 1982 से लेकर 1999-2000 तक डाउ जोन्स हो गया 10x। तो एक मेजर इक्विटी मार्केट में ग्रोथ आया। उस टाइम पर गोल्ड बहुत ठंडा पड़ा हुआ था। ये सब हम डॉलर गोल्ड की बात कर रहे हैं। इंडियन गोल्ड एक अलग कंपोनेंट है। इंडियन गोल्ड में अलग इंडियन इन्फ्लेशन और रुपी डिप्रिसिएशन भी आ जाता है, जिस पर हम आने वाले हैं थोड़ी देर में। सो यहाँ पर हमें एक पूरा दिख गया कि एक अमेरिकन इकोनॉमी एक बुलिश मार्केट में चल रही थी। अमेरिकन मार्केट में पूरा यूफोरिया चल रहा था, जहाँ पर गोल्ड करेक्शन में हो रहा था। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द ईयर 2000 जब .com बस्ट हुआ, एक गोल्ड का एक बुलरन स्टार्ट हो गया। उस ड्यूरेशन में गोल्ड का प्राइस $225 से चला गया सीधा $1920 तक टिल 2011। इंडियन मार्केट का एक अलग पीक चल रहा था, इंडियन मार्केट में एक बुल मार्केट चल रहा था, लेकिन गोल्ड में भी एक साइमल्टेनियस बुल मार्केट चल रहा था। सो गोल्ड प्राइस इज मेनली डिटरमिन्ड बाय American economy and the American demand and the world demand overall of the central bankers। हमारा इंडिया कितना इंपैक्ट कर पाता है? हमारा इंडिया का जो इंपैक्ट आता है सिर्फ रूपी डिप्रिसिएशन का इंपैक्ट आता है, जहां पर गोल्ड INR में आता है। सो दैट इज ऑल्सो व्हाट वी विल चेक ऑन। और फिर उसके बाद जब ये क्वांटिटेटिव टाइटनिंग स्टार्ट हुआ, इक्विटी मार्केट्स में ग्रोथ स्टार्ट हुआ, फिर गोल्ड का प्राइस वापस करेक्ट होना स्टार्ट हो गया। और उस ड्यूरेशन में 1920 से काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट हाफ प्राइस तक आ गया था। एंड आफ्टर दैट इट ऑलमोस्ट मेड अ कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। फिर $2000 को जब क्रॉस हुआ तो उसके बाद पहुंच गया सीधा $5000। तो यहाँ पर हमने एक मेजर ग्रोथ देखा गोल्ड में भी। और इसके साथ साथ हर्स्ट टाइम साइकिल को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ साथ हमें समझ में आ रहा है कि सिंस 1970s ये हमें एक टाइमलाइन भी बता रहा है कि कब एक ट्रफ और कब एक पीक बन सकती है, कब एक एसेट क्लास दूसरा एसेट क्लास को आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो इस समय जो हमें दिख रहा है वो एक पीक दिख रही है। अब से कुछ सालों के बाद हम ये देख पाएंगे कि कितना एक्यूरेट ये पीक का पॉइंट था। सेकेंड रेशो आ जाता है गोल्ड एंड क्रूड ऑयल का रेशो। गोल्ड एक बहुत ही कंजर्वेटिव एसेट क्लास है जिसको सेंट्रल बैंकर्स चेज करते हैं जब एक रिसेशन का केस बनना स्टार्ट हो जाता है। क्रूड ऑयल की डिमांड तब आती है जब एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ का आउटलुक क्लियर हो जाता है, विजिबिलिटी आ जाती है, तब जाके ऑयल की डिमांड स्टार्ट होती है। बिकॉज ऑयल इज अ प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड इन सेवरल इंडस्ट्रीज, और ऑयल इज अ मेजर डिमांड गेज। लेकिन एक लेवल के बाद अगर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, वॉर है, तो उसके बाद एक इन्फ्लेशन का स्ट्रेस भी आ जाता है, इन्फ्लेशन की वरी बन जाती है। लेकिन ऑयल का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज फॉर द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सो अगर ऑयल की डिमांड आ रही है दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग कि मार्केट में एक इकोनॉमिक ग्रोथ आ सकती है। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। अगेन गोल्ड और क्रूड ऑयल के जो लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम नहीं मायने रख सकते, लेकिन यहाँ पर भी हम एक हर्स्ट टाइम साइकिल इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि हमने करी हुई है कमोडिटीज़ बाय धन चैनल पर। अगर आप सर्च करें कमोडिटीज़ बाय धन पर गोल्ड ऑयल रेशो के हमारे वीडियोस, यू विल बी एबल टू फाइंड। सो इस समय अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सिंक्रोनिसिटी है ट्रफ्स में और सिंक्रोनिसिटी है पीक्स में। तो यहाँ पर भी आप एक हर्स्ट का टाइम साइकिल प्लॉट कर सकते हैं। टेक दैट एज योर होमवर्क एंड प्लॉट अ हर्स्ट टाइम साइकिल, और हमें बताइए क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको हर्स्ट टाइम साइकिल प्लॉट करने में। लेकिन कुछ हद तक इसका आइडिया लग सकता है कि अगर ये पीक बन रही है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम चला गया है, विच मीन्स समथिंग कैन हैपन एंड मीन रिवर्जन कैन बी डन। इसके साथ हम रेशो के साथ
हम इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा ऑसिलेटर्स भी प्लॉट कर सकते हैं, RSI जैसे ऑसिलेटर्स, जिससे हमें ये पता चल सकता है कब एक रेशो ओवरबॉट या कब एक रेशो ओवरसोल्ड है। तो हम अकॉर्डिंगली भी चेक कर सकते हैं कब एक रेशो में बाउंस आ सकता है, कब एक एसेट क्लास दूसरे एसेट क्लास को आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर सकता है। अब नेक्स्ट आ जाता है गोल्ड एंड सिल्वर रेशो। जो गोल्ड सिल्वर रेशो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है? गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है, गोल्ड एक सेंट्रल बैंकर्स की करेंसी है, लेकिन सिल्वर सिर्फ 20% प्रेशियस मेटल है और 80% इंडस्ट्रियल मेटल माना जाता है, क्योंकि उसका 80% जो यूज़ है वो इंडस्ट्रियल डिमांड में किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किया जाता है। सो गोल्ड सिल्वर रेशियो हमें अगेन सिमिलर चीज़ बता रही है बट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। लेकिन गोल्ड सिल्वर रेशियो से हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि कब हमें गोल्ड में एलोकेशन ज़्यादा रखना चाहिए या कब हमें एलोकेशन इंक्रीज कर देना चाहिए सिल्वर की तरफ। जो हमने 25 साल के डेटा में देखा है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर 100 के पास चली जाती है तो मतलब गोल्ड ने बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर लिया है, उसके बाद सिल्वर में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है, और वही अगर रेशो 40 के नीचे आ जाता है तो सिल्वर ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमने गोल्ड और सिल्वर के साथ एक एलोकेशन किया हुआ है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रेशियस मेटल्स टू इंडस्ट्रियल मेटल। ये कॉन्जर्वेटिव एसेट क्लास ज़रूर है, लेकिन इसमें भी एक इंटरनल स्विच किया जा सकता है विद इन देयर ओन कमोडिटीज़। गोल्ड और सिल्वर के जहां पर हम रेशो की बात कर रहे हैं, इसमें हमने जो दोनों प्राइसेस लिए हैं वो हैं डॉलर गोल्ड और डॉलर सिल्वर के। तो सपोज अगर डॉलर गोल्ड प्राइस चल रहा है 5000 और डॉलर सिल्वर प्राइस चल रहा है 100 का, तो रेशो हो जाती है 50। तो अगर वही रेशो 100 की तरफ चली जाए तो विच मीन्स गोल्ड है सिवियरली आउट परफॉर्म, वहां से सिल्वर में आउट स्विच करना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है। वही अगर रेशो 40 के नीचे आ जाती है, सो दैट मीन्स स्विचिंग टू गोल्ड मेक्स ऑल द मोर सेंस। तो ये है गोल्ड सिल्वर रेशियो का 25 साल का चार्ट। इसमें हमें दिख रहा है कि मीन क्या है, +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, +3 स्टैंडर्ड डेविएशन, विच मीन्स किस प्राइस पर जाकर गोल्ड बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, जहां से सिल्वर पर स्विच करना ज्यादा वायबल हो जाता है। जब भी वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को क्रॉस करे विच इज द 95x, मतलब गोल्ड का प्राइस अगर 95 टाइम्स हो जाता है सिल्वर के, दैट मीन्स इट मेक्स ऑल द मोर सेंस टू स्विच टू सिल्वर। लेकिन वही चीज अगर 42 के नीचे आ जाती है, मान लिया जाए राउंड फिगर करके 40 के नीचे आ जाती है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्विचिंग टू गोल्ड मेक्स ऑल द मोर सेंस। इस पूरे रेशो चार्ट को हमने मीन +1 +2 +3 -1 -2 -3 स्टैंडर्ड डेविएशन कर दिया है। तो ये इस चीज से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि गोल्ड और सिल्वर के बीच में हमें कब स्विच कर लेना चाहिए। दिस मेक्स ऑल द मोर सेंस कि अगर हमने 20% एलोकेशन रखा हुआ है गोल्ड में, तो हम उसमें गोल्ड और सिल्वर के बीच में एलोकेशन रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का। अगर आप गोल्ड के भी इन्वेस्टर हैं और इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्टर हैं, तो ये जो प्राइस रेशो चार्ट है ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशो चार्ट है पूरी प्रेजेंटेशन का, क्योंकि इस समय ये पता चलता है कि कब गोल्ड का सिक्लिकल पीक बन रहा है, कब गोल्ड का सिक्लिकल बॉटम बन रहा है, निफ्टी का कब सिक्लिकल पीक बन रहा है, निफ्टी का कब सिक्लिकल बॉटम बन रहा है। हमने ज्यादातर ये चीज सुनी है कि हमें बल्क इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करते ही रहना चाहिए, करते ही रहना चाहिए। लेकिन अगर हम उसको और भी ज्यादा रिफाइनली टाइम कर सकें तो इससे ज्यादा रेशो, प्रॉपर रेशो चार्ट हमको नहीं मिल सकता है, क्योंकि कब हमें एग्जैक्टली बल्क में इन्वेस्ट कर देना चाहिए इक्विटी मार्केट में या कब हमें बल्क में गोल्ड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, ये हमें गोल्ड निफ्टी के रेशो चार्ट से पता चलता है। गोल्ड का और निफ्टी का रेशो चार्ट में हमने जो दोनों कंपोनेंट्स यूज किए हैं, गोल्ड का इंडियन रुपी का प्राइस यूज किया है विच इज फॉर द 10 ग्राम्स, जो इस समय कुछ 1,50,000 का चल रहा है, और निफ्टी हमारा निफ्टी का नॉर्मल निफ्टी 50 इंडेक्स है। तो अगर गोल्ड का प्राइस 1,50,000 है और निफ्टी 25,000 पर है तो रेशो हो जाता है 6। वही चीज आज से कुछ 3 साल पहले गोल्ड का प्राइस था कुछ 75,000, निफ्टी था कुछ 25,000 और रेशो था 3 का। तो जब 3 का रेशो होता है, 3 के रेशो से नीचे होता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्विचिंग टू गोल्ड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि वो चीज हमने 25 साल के प्राइस डेटा में देखी है। अगर रेशो 3 के नीचे मिलता है, 2.75 2.5 मिल जाता है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज अ सिक्लिकल बॉटम फॉर गोल्ड। टाइम आफ्टर टाइम हमने देखा है कि उसके बाद से गोल्ड में एक रैली आई है और गोल्ड ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, गोल्ड ने इक्विटीज को आउट परफॉर्म किया है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्विचिंग टू गोल्ड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। वही अगर गोल्ड निफ्टी का रेशियो 6 के ऊपर चला जाता है, 6 6.5 7 तक चला जाता है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्विचिंग टू इक्विटीज मेक ऑल द मोर सेंस, क्योंकि उसके बाद से हमने टाइम आफ्टर टाइम देखा है सिक्लिकल बॉटम बनाया है और एक इक्विटीज में रैली आई है। इस समय 6.57 चल रहा है,
वही चीज़ हम कुछ सालों के बाद बात कर सकते हैं कि क्या ये सिक्लिकल बॉटम था निफ्टी का या नहीं था। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट डेफिनेटली रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ऑन अ बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस। तो ये हमने स्टडी किए काफ़ी सारे रेशो चार्ट्स, गोल्ड यूएस डॉलर का, गोल्ड ऑयल का, गोल्ड सिल्वर का और गोल्ड निफ्टी का। इसके बेसिस पर हम काफ़ी चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं कि लार्जर मार्केट में क्या हो सकता है, हमें एक ब्रॉडर मार्केट का डायरेक्शन पता चल सकता है, आगे आने वाले कुछ सालों में क्या हो सकता है। वही चीज़ अगर हम इन रेशो चार्ट्स पर हर्स्ट का टाइम साइकिल प्लॉट करें तो हमें और भी ज़्यादा रिफाइनली हमारे एक प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी बन जाती है, एक प्रोजेक्शन कैपेसिटी बन जाती है कि और भी ज़्यादा कंफर्ट के साथ, और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ हम उस चीज़ को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगेन दिस इज द कॉन्टेक्स्ट, इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं कह सकते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बन जाता है। इस चीज़ को अगर हम कंबाइन करें अपने बाकी प्राइस चार्ट्स के साथ, स्टडीज़ के साथ, इंडिकेटर्स के साथ, तो हमारी जो है टाइमिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो सकती है। एंड वी डोंट हैव टू देन कीप ऑन डूइंग सिप्स ब्लाइंडली, हम इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा टाइम कर सकते हैं विद फार मोर प्रिसीजन। मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टार्ट बताता हूँ। 1975 में गोल्ड का प्राइस था 500 रुपीज़ फॉर 10 ग्राम्स। ईयर 2000 में वो प्राइस बढ़ के आ गया 5000 फॉर 10 ग्राम्स। इस समय प्राइस क्या चल रहा है? 1,50,000 फॉर 10 ग्राम्स। जो प्राइस 25 साल में 10 टाइम्स हुआ, वही प्राइस पिछले 25 साल में 30 टाइम्स हो गया। गोल्ड का प्राइस टाइम आफ्टर टाइम बहुत ज़्यादा राइज करता ही रहा है। ये हमने एक MCX का प्राइस हिस्ट्री देखा है, लेकिन ये 2016 से 2015-16 से है। 1975 से अगर हम प्राइस देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है। 1975 से 1991 तक हमारी इकोनॉमी काफ़ी डिफरेंट चीज़ पर चल रही थी। फिर लिबरलाइजेशन हुआ, 90s में काफ़ी सारी चेंजेस हुए, लेकिन 2000 से काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। उसके बाद भी गोल्ड का प्राइस 30 टाइम्स हो चुका है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट तो पिछले 25 साल में डिस्पाइट इंडिया बीइंग ऑन अ वेरी स्टेबल ग्राउंड, गोल्ड का प्राइस फिर भी 30 टाइम्स हो चुका है। गोल्ड का यूएस डॉलर का प्राइस इसमें ज़्यादा बड़ा कंपोनेंट है, लेकिन कुछ हद तक हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन का भी कंट्रीब्यूशन है। इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले आउट करता है। अब हम ये देखते हैं कि इन सब फैक्टर्स का, जो हमारा डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, उन सब का क्या रोल होता है गोल्ड के इंडियन रुपी के प्राइस में। ये तो हमने देखा था कि लार्जर सिक्लिकल पार्ट जो इक्विटी मार्केट्स का, यूएस मार्केट का, इंडियन मार्केट का, टॉप्स और बॉटम्स हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं थ्रू द रेशियो चार्ट्स। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास फॉर इंडिया क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। अगर हम आज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर हम उस चीज़ को प्रॉपरली टाइम कर सकते हैं और उस चीज़ के रीज़न समझ सकते हैं, देन वी कैन बी ऑल द मोर कॉन्फिडेंट अबाउट गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास। अब एसेट क्लास को बिल्कुल एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं। एक एसेट क्लास के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? एक एसेट क्लास के लिए ज़रूरी है कि इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अगर हम ईयर 2000 से गोल्ड को देखें टिल द ईयर 2025-26, तो अगर ये रेड लाइन है वो है इन्फ्लेशन, और ये जो गोल्डन लाइन है इज स्टैंडिंग फॉर गोल्ड प्राइस। अगर आपने ईयर 2000 में 100 रुपये इन्वेस्टमेंट किया होता गोल्ड पर, तो उसकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती 700 रुपये की। मतलब ये होता है कि अगर आप ईयर 2000 में वापस जाओ तो फिर वही 100 रुपये आपके लिए 700 रुपये का वैल्यू रखते हैं। 700 रुपये का सामान आप खरीद सकते हो वही 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट से, अगर इफ़ यू हैड गॉन बैक इन द ईयर 2000। तो गोल्ड ने परचेजिंग पावर को पूरा रिटेन किया है, इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है, इन्फ्लेशन को बीट किया है। हमने पिछले 25 साल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है एज पर द इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को हमने 3 में डिवाइड किया, जब इन्फ्लेशन 4% से नीचे था, 4 से 7% के बीच में था, और 7% से ज़्यादा था। तो जब वो 4% से नीचे था, ऐसे कुछ 6 साल थे। इस ड्यूरेशन में गोल्ड का CAGR फॉर दो 6 ईयर्स वॉज 13%। यही अगर मॉडरेट इन्फ्लेशन देखा जाए 4 to 7%, ऐसे कुछ 13 ईयर्स थे पिछले 25 साल में जब इन्फ्लेशन 4 to 7% के बीच में था। उस ड्यूरेशन में भी गोल्ड का जो CAGR था वो 19% था। गोल्ड ने कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया इन्फ्लेशन को। और अगर हम हाई इन्फ्लेशन भी देखें तो भी गोल्ड का जो रिटर्न था उन 6 सालों में, जब इन्फ्लेशन 7% से ज़्यादा था, तब भी गोल्ड का रिटर्न जो आया वो 11% से ज़्यादा आया ऑन अ CAGR बेसिस। तो गोल्ड ने ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली बीट किया है, परचेजिंग पावर को रिटेन किया है। दैट इज़ व्हाट एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड ऑफ एन एसेट क्लास इज़, कि आपका जो परचेजिंग पावर है वो रिटेन हो सके, वो ग्रो हो सके। इस समय हमारे लिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड बन जाता है कि वो इन्फ्लेशन को कितना बीट कर रहा है।
इक्विटीज को क्यों प्रेफर किया जाता है? कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। गोल्ड यहां पर कॉम्प्रिहेंसिवली बीट कर ही रहा है इन्फ्लेशन को। यहां जो हमने इन्फ्लेशन चेक करी थी वो थी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन। इस डेटा को हम थोड़ा और प्रॉपरली स्टडी कर लेते हैं। हमने बिल्कुल बाइफरकेट करके देखा है कि क्या क्या ईयर्स थे, कौन कौन से साल थे जहां पर इन्फ्लेशन क्या चल रहा था। सो हमने इस डेटा को बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली पूरा शेयर किया है। लो इन्फ्लेशन कब था? जब 4% से कम का सीपीआई चल रहा था। ऐसे 6 साल थे। और 6 साल ये कौन से थे? 4 to 7% इन्फ्लेशन कब था? ऐसे 13 साल थे। और वो 13 साल कौन से थे? और वो 6 साल वो कौन से थे जब इन्फ्लेशन 7% से ज्यादा था? और उस टाइम पर मीन गोल्ड रिटर्न क्या था? गोल्ड का उस सारे ईयर्स का रिटर्न को एवरेज लिया गया और वो एक सीएजीआर ड्रॉ किया गया। और हमारा ये कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर है कि गोल्ड ने कॉम्प्रिहेंसिवली इन्फ्लेशन को बीट किया है। अब जब हम इंडियन एसेट्स के बारे में बात करते हैं एज एन इंडियन इन्वेस्टर, तो हम जब इक्विटीज की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ भी रुपी का डेप्रिसिएशन का प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म नहीं है। रियल एस्टेट में रुपी डेप्रिसिएशन का प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है। और कोई भी एसेट क्लास में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रुपी का डेप्रिसिएशन का एसेट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नहीं है। तो ऐसा कोई और एसेट क्लास ही नहीं है जिसमें हमारे को रुपीज के डेप्रिसिएशन से प्रोटेक्शन मिले अदर देन गोल्ड इन इंडियन रुपीज। क्योंकि वो गोल्ड का प्राइस को इंडियन रुपी में जब कन्वर्ट करता है तो ऑटोमेटिकली रुपी के डेप्रिसिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। हमने वही चीज़ को पिछले 25 साल में स्टडी किया कि पूरा जो हमारा सीएजीआर का ग्रोथ है उसमें गोल्ड का डॉलर का कंपोनेंट कितना है और रुपी के डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट कितना है। तो अगर हम ये 25 साल के डेटा को देखें जहां पर हमें 14.3% सीएजीआर मिला, जिसमें कुछ 2.7% सीएजीआर सिर्फ हमें रुपी के डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट मिल रहा था। तो इमेजिन योर इन्वेस्टमेंट ग्रोइंग बाय 2.7% जस्ट बिकॉज ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन। आपको रुपी के डेप्रिसिएशन से प्रोटेक्शन मिल रही थी। पिछले 20 साल के डेटा में भी ऑलमोस्ट 3.5% का है जो रुपी डेप्रिसिएशन का पर एनम हमें सीएजीआर के मैकेनिज्म में प्रोटेक्शन मिल रहा था। अब रुपी को हमने देखा है ऑन एन एवरेज 3 to 4% डेप्रिशिएट होते हुए। ये हर साल नहीं होता है, कई कई बार 2-2 साल तक फ्लैट भी रहता है। वही चीज़ लेकिन हमने ऑन एन एवरेज डेप्रिशिएट होते हुए देखी है। रुपी जो 45-46 हुआ करता था ईयर 2000 में, इस समय कुछ 95 के आसपास चल रहा है। 100% से ज़्यादा का डेप्रिसिएशन हो चुका है इन द सेंस कि हमारा जो करेंसी था वैल्यू हाफ हो चुकी है। सो वो पूरी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लिया गया है गोल्ड के आईएनआर प्राइस ने। सो रुपी का डेप्रिसिएशन जिस भी पेस पर होता है वो गोल्ड का आईएनआर में एब्जॉर्प्शन आ जाता है। पिछले 15 साल में ग्रोथ जो थी 4.5% रुपी का डेप्रिसिएशन को एब्जॉर्प्शन मिली, जो चाहे हमने टोटल जो मिला हमें 12.4% सीएजीआर था। गोल्ड का डॉलर का था 7.4% सीएजीआर विच वॉज प्रॉबेबली नॉट इनफ फॉर एन इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास, लेकिन 12.4% रुपी के एब्जॉर्प्शन के बाद हो गया। वही लास्ट 10 साल में 18% मिला जिसमें डॉलर गोल्ड ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन 3% था हमारा रुपी डेप्रिसिएशन का कंट्रीब्यूशन। पिछले 5 साल अगेन डॉलर गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा रॉकिंग रहे हैं, तो उसमें भी 17% का सीएजीआर गोल्ड का डॉलर का कंट्रीब्यूशन था। फिर भी ऑलमोस्ट 4% पर एनम का कंट्रीब्यूशन हमें मिल गया, 4% सीएजीआर का कंट्रीब्यूशन मिल गया हमें रुपी के डेप्रिसिएशन से। सो रुपी के डेप्रिसिएशन से हमें काफी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता रहा है एंड दैट हैज अगेन एब्जॉर्ब्ड एंड गिवन अस द रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड आईएनआर। एक और जो एसेट क्लास के लिए इंपॉर्टेंस हो जाती है जब हम इक्विटीज और गोल्ड की बात कर रहे होते हैं, तो एक बात आ जाती है नेगेटिव कोरिलेशन की, कि क्या ये दोनों एसेट क्लासेस साथ में राइज करते हैं या दोनों साथ में फॉल करते हैं, और आर दे नेगेटिवली कोरिलेटेड। अगर मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स में जब बुल रन आ रहा होता है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव सीन नेगेटिव कोरिलेशन विद गोल्ड। और वही चीज़ अगर मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स में एक बेयर मार्केट चल रही होती है या एक करेक्शन चल रहा होता है, एक क्रैश चल रहा होता है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गोल्ड हैज गिवन अस अ कुशन। सो एक एसेट क्लास के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो एक नेगेटिवली कोरिलेटेड है इक्विटीज़ के साथ। तो ये चीज़ बाकी सारे एसेट क्लासेस में शायद नहीं हो सकता है, लेकिन गोल्ड का ये चीज़ हमने देखी है कि वो उसका जो ब्रॉड नेगेटिव कोरिलेशन है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्रैशेस इज़ वेरी वेरी क्लियर। जब एक मेजर क्रैश आता है इक्विटी मार्केट में तो गोल्ड हमें एक कुशन देता रहा है टाइम आफ्टर टाइम फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। इंडियन रुपी के डेप्रिसिएशन को हमने बिल्कुल क्लियरली बाइफरकेट किया है पिछले 25 साल के डेटा को, कि कितना गोल्ड का यूएसडी का सीएजीआर था
INR डेप्रिसिएशन का कितना उस पर इम्पैक्ट आया, टॉपअप मिला हमें, और गोल्ड INR का CAGR टोटल कितना हो गया। ये चीज़ हमने क्लियरली बाइफरकेट करी है। इस चीज़ से एक और बहुत डेटा पॉइंट क्लियर हो जाता है कि अगर आपका होराइजन इन्वेस्टमेंट का 5 साल से ज़्यादा का है तो गोल्ड मेक्स ऑल द मोर कंपेलिंग सेंस इन दैट केस इफ़ यू आर एन इंडियन इन्वेस्टर। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई ऑल्सो वॉन्ट टू हाईलाइट कि आप गोल्ड वॉल्ट को चेक कीजिए फॉर इन्वेस्टमेंट्स, फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स एंड योर वेल्थ प्रेजर्वेशन। अगर आप गोल्ड वॉल्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके पास जो टेम्पटेशन होगी बेचने की वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपके पास फिजिकल गोल्ड होगा। उस फिजिकल गोल्ड की आप होम डिलीवरी भी ले सकते हैं और वॉल्ट में भी स्टोर कर सकते हैं एट वेरी लो प्राइसेस। कमेंट में लिखिए गोल्ड वॉल्ट अगर आपका भी उतना ही एक्साइटमेंट लेवल है जितना हमारा है गोल्ड वॉल्ट को लेकर। गोल्ड USD का CAGR, INR का डेप्रिसिएशन का CAGR कंबाइन होके बन जाता है हमारा गोल्ड का इन्वेस्टमेंट का CAGR एज इंडियन इन्वेस्टर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इन्फ्लेशन, नेगेटिव कोरिलेशन विद निफ्टी एंड साइमल्टेनियसली रूपी डिप्रिसिएशन का मैकेनिज्म, हम सबके लिए एज इंडियन इन्वेस्टर्स ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर जैसे हमने बात करी कि जब इक्विटी मार्केट क्रैश करती है तो गोल्ड हमें कैसे कुशन प्रोवाइड करता है। 2008 में जब इक्विटी मार्केट ऑलमोस्ट 55-60% क्रैश कर गई थी, गोल्ड का क्रैश था 20%। फिर 2012 का करेक्शन आया। 2012 इज द ओनली एक्सेप्शन इन दिस केस बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक क्वांटिटेटिव टाइटनिंग स्टार्ट हुआ था। तो एट क्वांटिटेटिव टाइटनिंग इज द टाइम व्हेन गोल्ड इन US डॉलर करेक्ट्स। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो क्वेश्चन होता है वो है रूपी डेप्रिसिएशन का। लेकिन फिर भी गोल्ड के प्राइस करेक्शन के लिए हमें 20-25% करेक्शन हमने चेक किया है, देखा है पिछले कुछ सालों में, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो गोल्ड बिकम्स अ कंपेलिंग बाय जितना भी करेक्शन आ जाता है। सो जैसे फिर हमने 2015-16 में देखा इक्विटी मार्केट से कम ड्रॉडाउन आया था गोल्ड में। अगेन 2020 के क्रैश में इक्विटी मार्केट कुछ 35% क्रैश करी थी और गोल्ड का करेक्शन माइनर साइज था 2-5% का। फिर हमने देखा 2021-22 और फिर देखा 2024-25। इस पूरे टाइम में जब भी इक्विटी मार्केट में करेक्शन आया है गोल्ड का करेक्शन उससे काफ़ी ज़्यादा कम था। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट्स एग्जैक्टली व्हेन यू नीडेड द मोस्ट गोल्ड ने कुशन प्रोवाइड किया है। सो गोल्ड ने कुशन प्रोवाइड किया है, गोल्ड ने रूपी डेप्रिसिएशन को एब्जॉर्ब किया है, गोल्ड ने इन्फ्लेशन को बीट किया है और गोल्ड का नेगेटिव कोरिलेशन भी रहा है निफ्टी के साथ। सो गोल्ड बिकम्स अ कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट क्लास। यहाँ तो आपने बात कर ली है इन्वेस्टमेंट की कि क्यों गोल्ड एक बहुत ज़्यादा कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट क्लास है और उसमें हम कब और कैसे टाइम कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि गोल्ड में ट्रेड कैसे करना है। सो वही वाला डेटा जो ड्रॉडाउन्स का डेटा था जो हमने अभी पूरे हिस्टोग्राम्स में देखा, उसी को हमने टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है फॉर अस टू क्लियरली अंडरस्टैंड कि क्या क्या ड्रॉडाउन्स थे। सो यहाँ पर हमने देखा निफ्टी का ड्रॉडाउन कौन कौन से साल में कितना कितना था और गोल्ड का कितना ड्रॉडाउन था। सो हम इस चीज़ को एग्जैक्टली कंपेयर कर सकते हैं कि गोल्ड ने कुशन उसी टाइम पर प्रोवाइड किया जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब एक बात तो आ जाती है कि गोल्ड ने प्रोवाइड किया हमें कुशन, लेकिन क्या गोल्ड ने बीट किया है निफ्टी को? ये एक बहुत बड़ा डेटा पॉइंट है जहां पर हमने गोल्ड का देखा कि उसने इन्फ्लेशन बीट किया, गोल्ड ने रूपी डेप्रिसिएशन को एब्जॉर्ब किया और गोल्ड ने निफ्टी के साथ और इक्विटीज के साथ नेगेटिव कोरिलेशन भी रखा और गोल्ड ने कम ड्रॉ डाउन किया एट द टाइम ऑफ इक्विटी क्रैशेस। लेकिन अगर हम लास्ट 25 साल का डेटा देखें तो फ्रॉम एवरी विंडो गोल्ड ने निफ्टी को बीट किया है रिटर्न्स में। अगर हम ये CAGR बाय विंडो देखें 25 साल का, 20 साल का, 15 साल, 10 और 5 साल का, इन सारे विंडोज में गोल्ड ने निफ्टी को बीट किया है और आउट परफॉर्म किया है, विच इज़ अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग पार्ट। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट रुपी डेप्रिसिएशन का भी था। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमें ये समझना चाहिए कि रुपी का डेप्रिसिएशन से जो एक्स्ट्रा किकर मिला है गोल्ड INR के रिटर्न्स को, दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द आउट परफॉर्मेंस ओवर एंड अबव निफ्टी। अगर यही चीज़ को हम एग्जैक्टली उसे पिन पॉइंट करें, फ्रॉम मार्क करें फ्रॉम एग्जैक्ट लोज ऑफ निफ्टी, इवन देन गोल्ड इन इंडियन रुपीज हैव बीटन निफ्टी राइट फ्रॉम 2003 लोज, 2008 लोज और 2013 का लो और 2020 के लो से। इन चारों सिग्निफिकेंट लोज से भी गोल्ड ने निफ्टी को बीट किया है, आउट परफॉर्म किया है। सो गोल्ड मेक्स अ वेरी वेरी कंपेलिंग क्लास, gold makes a very very compelling case as an investment class
बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग स्टैट्स हैं, जो हमने पूरे नंबर्स को रन किया है, मेजर कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च है। तो यहाँ पर तो हम पूरी तरीके से कन्विंस हो चुके हैं गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास। अगर आप भी कन्विंस्ड हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए गोल्ड, और लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, फॉलो कीजिए हमारे चैनल को। अब तक हमने देखा गोल्ड का इन्वेस्टमेंट केस। अब आ जाते हैं कि गोल्ड को ट्रेड कैसे करना है, लॉन्ग, शॉर्ट और गोल्ड के ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले हम ओपन करेंगे धन चार्ट्स, और धन चार्ट्स में हम लोड करेंगे गोल्ड का चार्ट, फ्यूचर्स चार्ट। यहां पर हम देख रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम। इसी स्ट्रैटेजी को हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं, 15 मिनट, 5 मिनट, जैसा भी टाइम फ्रेम आपको सूट करे। ये टाइम फ्रेम, ये स्ट्रैटेजी यूनिवर्सली एप्लीकेबल है फॉर अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम्स। सो विल कम टू धन चार्ट्स, और धन चार्ट्स में हम 2 इंडिकेटर्स ऐड करेंगे। इसमें एक इंडिकेटर बिल्कुल नया है और वो है हल स्वीट। आपको ये इंडिकेटर यहां सेक्शन में मिल जाएगा। द सेकेंड इंडिकेटर दैट वी आर एडिंग इज MFI, और सेकेंड इंडिकेटर हम कई बार ऐड कर चुके हैं। दिस इज वन ऑफ आवर फेवरेट इंडिकेटर्स, इट इज RSI विद वॉल्यूम। हल स्वीट क्या करता है कि एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर आ जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि कब ट्रेंड साइडवेज चल रहा है या कब ट्रेंड एक मोशन में आ गया है। साइमल्टेनियसली ये हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी काम कर जाता है। सो विद 2 इंडिकेटर्स वी आर एबल टू डू मल्टीपल थिंग्स, क्योंकि यहाँ पर MFI में RSI और वॉल्यूम आ गया, और हल स्वीट में साइडवेज मार्केट और ट्रेंडिंग मार्केट अलॉन्ग विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मल्टीपल फैक्टर्स कंबाइन हो जाते हैं। सो विद ऑल दीज थिंग्स विल नाउ सी कब लॉन्ग शॉर्ट करना है। काम सिर्फ 2 इंडिकेटर्स कर रहे हैं, लेकिन यहां पर इन 2 इंडिकेटर्स के साथ 3 मेजर सेटअप्स हैं। तीनों सेटअप्स पर आते हैं एक एक करके, और उसमें कैसे देखते हैं कि पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट कैसे अलग अलग करना है। सो नाउ यू हैव टू बी विद मी। अभी आता है टाइम फोकस करने का, बिकॉज यहां से हमें लॉन्ग और शॉर्ट में कैसे ट्रेड करना है वो पता चलने वाला है। सो हल स्वीट में हमने कुछ भी पैरामीटर चेंज नहीं किए हैं, दे आर डिफॉल्ट पैरामीटर्स। जो भी पैरामीटर्स हैं वही रहने वाले हैं। सो व्हाट वी आर फर्स्ट गोइंग टू डू इज एक सिंपल सा पहले लॉन्ग शॉर्ट का मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा है। सो जब MFI भी 14 पर ही है, हमने कुछ भी पैरामीटर में चेंज नहीं किया है। सो जब MFI 80 के नीचे क्रॉस करता है, दैट इज द टाइम टू शॉर्ट। ये चीज हम कई बार साइडवेज मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट में भी हमने कई बार देखी है। वी हैव बीन यूजिंग दिस टेक्निक सिंस अ लॉन्ग टाइम। लेकिन यहां पर क्या ऐड ऑन हो रहा है कि जब ये हमें शॉर्ट का इंडिकेशन मिल रहा है, सपोज यहां पर शॉर्ट का इंडिकेशन मिल रहा है, यहां पर हमने एक कर दिया शॉर्ट। जब हम शॉर्ट करते हैं सबसे पहले क्या चीज करते हैं, सबसे पहली चीज हम करते हैं स्टॉप लॉस लगा देते हैं। सो इफ यू आर एंटरिंग अ शॉर्ट, वी प्लेस द स्टॉप लॉस एट द प्रीवियस हाई और द रीसेंट हाई। लास्ट 5 बार्स 10 बार्स के हाई को हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं। सो आफ्टर दैट, लेकिन यहां पर एक जो एड ऑन पॉइंट है, यहां पर हम अपना क्वांटिटी कर रहे हैं 1x। सपोज हमने किया सिर्फ 1 लॉट। उसके बाद अगर ये प्राइस यहां से हल स्वीट के नीचे क्रॉस करता है, तो ये आ जाता है टाइम पिरामिडिंग का। क्योंकि यहां पर हम क्या टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट एक प्राइस ने ऊपर एक टॉप किया है और उसके बाद एक ट्रेंडिंग मोड में आ सकता है, उसकी एक प्रोबेबिलिटी है, चांस ही ले रहे हैं हम। अगर वो उस चांस में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी जूम कर सकता है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव हियर इज कि हम यहाँ पर एक पीक, शॉर्ट टर्म पीक फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन if the price follows the normal mechanism and the price breaks below Hull Sweet and it takes the trending mode, तब हम वहां पर एक एड ऑन कर देंगे। सो अपनी क्वांटिटीज ऐड ऑन कर देंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज, यहां पर हमने स्टार्ट किया 1x क्वांटिटी है, सपोज कर लेते हैं 1 लॉट क्वांटिटी से। लेकिन जब ये ब्रेक करता है नीचे यहां पर, इस ब्रेक के बाद हम इस क्वांटिटी को ऐड कर लेते हैं एंड वी मेक इट 2x, एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक अच्छा डाउनफॉल आ सकता है। नाउ दैट इज ऑब्वियसली अ प्रोबेबिलिटी, और उस टाइम पर हमारा स्टॉप लॉस बन जाता है हल स्वीट। तो ये जो लाइन दिख रही है, दिस बिकम्स द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साइमल्टेनियसली। यहां पर हमारे एक पिरामिडिंग का कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग में, कि यहां पर हमने एक शॉर्ट किया बट वी आर हैंगिंग विद द पोजीशन एंड वी आर एडिंग टू द पोजीशन ओनली इफ इट ब्रेक्स बिलो द मूविंग एवरेज। हल स्वीट इज द मूविंग एवरेज विच इज डूइंग द वर्क ऑफ हल मूविंग एवरेज। इसमें जो कॉन्सेप्ट है, जो कोर कॉन्सेप्ट है वो वही है। And if it breaks and takes the trending mode, we are going to get exponential profits. So that is the whole objective, that is the whole purpose of this strategy. So अब इस चीज को देख लेते हैं कि exactly हुआ क्या। हमने यहां पर एक शॉर्ट किया, उसके बाद हमने पोजीशन को हैंग किया, then we got the second position entry, यहां पर हमारे पास हो गई पोजीशन 2x, but after that we could not get a trending move down।
उसके बाद ये आ गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ही ट्रिगर कर गया, हमें कोई मेजर मूव नहीं मिला। हम एग्जिट कर सकते थे अगर MFI नीचे चला जाता 20 के नीचे, वो भी नहीं आया, हमें कोई एक मेजर एग्जिट भी नहीं मिला। तो उसके बाद हमारा जो एग्जिट हुआ दैट वाज ओनली आफ्टर द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वी वर नॉट एबल टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दैट, लेकिन हमारा कुछ बेस प्रॉफिट फिर भी बन गया था बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट कॉन्जर्वेटिव एंट्री। फर्स्ट कॉन्जर्वेटिव एंट्री के बाद हमें एक जो नॉर्मल ऑसिलेशन मूव मिला दैट वाज आल्सो वेरी स्मॉल मूव, लेकिन अगर ट्रेंडिंग मूव मिल जाए तो दैट इज वेयर द मेजर पावर ऑफ दिस स्ट्रैटेजी कम्स इन। सो ये तो एक बिल्कुल बेसिक सा स्ट्रैटेजी हो गया कि हमने यहाँ पर एक एंट्री किया शॉर्ट का, और जब ये ब्रेक नीचे किया तो उसको हमने 2x कर दिया, स्ट्रैटेजी को 2x कर दिया अपने पोजीशन साइज को। लेकिन ये तो एक फर्स्ट लेवल बिगनर वाला पार्ट हो गया विच इज़ वेरी वेरी इजी। इसमें जो डिफिकल्ट पार्ट है वो है पिरामिडिंग। जनरली ट्रेडर्स क्या करते हैं, एवरेजिंग करते हैं। अगर उन्होंने 100 पे लिया और अगर वो 100 का 90 हो जाता है तो फिर उसको ऐड कर लेते हैं। हम वो एवरेजिंग वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं, हम पिरामिडिंग पर जा रहे हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर वो ट्रेंड हमारे फेवर में आ जाता है तो वो हमारे पास मैक्सिमम क्वांटिटी में आना चाहिए। अब इसका एक सेकंड लेयर पे चलते हैं। सेकंड पार्ट जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो है MFI का डाइवर्जेंस। अगर MFI का डाइवर्जेंस पर हम एंट्री ले रहे हैं तो हम स्टार्ट ही 2x पर कर सकते हैं। अब यही स्ट्रैटेजी को हम लॉन्ग साइड पर देखते हैं विद द सेकेंड काइंड ऑफ सेटअप। अब ये सेकेंड काइंड ऑफ सेटअप क्या है? सेकेंड काइंड ऑफ सेटअप है जहां पर MFI का डाइवर्जेंस हो रहा है। डाइवर्जेंस का मतलब एक सिंपल टर्म्स में होता है कि ऑसिलेटर तो नया हाई बना रहा है लेकिन प्राइस लोअर हाई बना रहा है, या फिर डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट यहां पर ही देख लेते हैं। सो व्हाट द प्राइस इज डूइंग इज प्राइस इज मेकिंग लोअर लो, लेकिन डाइवर्जेंस में ऑसिलेटर इज मेकिंग हायर लो। सो इन दैट केस इट इज बिकमिंग वेरी क्लियर देयर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइस एंड द ऑसिलेटर। ऑसिलेटर और नीचे नहीं जा रहा है, प्राइस और नीचे जा रहा है। या फिर दिस कैन ऑल्सो बी इन द रिवर्स, जब प्राइस इज मेकिंग हायर हाई बट ऑसिलेटर इज मेकिंग अ लोअर हाई, दैट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ डाइवर्जेंस। ऊपर जब जा रहा होता है दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव डाइवर्जेंस, दैट इज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। जब नीचे का वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड दैट इज अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। सो यहां पर हमारे पास आ जाता है एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। सो व्हाट वी आर विटनेसिंग हियर इज प्राइस इज मेकिंग अ लोअर लो एंड ऑसिलेटर इज मेकिंग अ हायर लो, और यहां पर ऑसिलेटर ने क्रॉस किया एंड विच वॉज ऑल्सो द केस हियर। दिस इज द डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस में हम स्टार्ट ही कर रहे हैं 2x से। लेकिन यहां पर हमारे पास एडिशनल पार्ट क्या है, फिर उसके बाद जब ये क्रॉस करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन ऐड 1x मोर। सो वी कैन ऐड द क्वांटिटी, लेकिन हम स्टार्ट ऑन द हायर पार्ट कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ स्टार्टिंग ऑसिलेटर डाइवर्जेंस। सो हम स्टार्ट विद अ हायर डाइवर्जेंस, हायर क्वांटिटी कर सकते हैं इन सच अ केस। द थर्ड सेटअप विच इज द प्रोबेबली द मोस्ट पावरफुल सेटअप इन दिस केस इज कि जब डाइवर्जेंस आता है, जैसे यहां पर आया डाइवर्जेंस, और इस डाइवर्जेंस के साथ साथ हमें जो एंट्री मिल रही है वो मिल रही है हल स्वीट के ऊपर। यहां पर हमें लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, और लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हमें हल स्वीट के ऊपर। सो इन दैट केस वी डोंट हैव टू वेट फॉर द प्राइस टू क्रॉस अबव द मूविंग एवरेज। आपके पास कंप्लीट सेटअप है। जो ये वाला सेटअप था, जो फर्स्ट सेटअप था, सो इमेजिन दिस सेटअप, जहां अगर सपोज यहां पर एक हमारे पास लॉन्ग का सेटअप आ जाता, हाइपोथेटिकली अगर ये 20 के ऊपर क्रॉस कर रहा होता, सो दिस इज अ कैटेगरी ए सेटअप एंड देन दिस इज अ कैटेगरी बी सेटअप, जहां पर हमें एक पावरफुल सेटअप मिल गया कि डाइवर्जेंस ही मिल गया, लेकिन फिर भी हमें एक मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर का वेट करना पड़ रहा था। थर्ड क्रॉसओवर, थर्ड काइंड ऑफ सेटअप, जहां पर हमें तीनों चीजें एक साथ मिल रही हैं। हमें डाइवर्जेंस में मिल रहा है, हमें बेसिक सेटअप मिल रहा है, साथ में डाइवर्जेंस मिल रहा है, और क्रॉसओवर के ऊपर ही एंट्री मिल रही है। सो इससे बेटर हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। दिस इज वेयर यू गो कंप्लीटली विद योर 3x क्वांटिटी टुगेदर। यहां पर कोई एड ऑन वाला पार्ट नहीं आएगा, पिरामिडिंग वाला पार्ट नहीं आएगा। तो यहां पर हम एक साथ सारी क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं। हमें एक्स्ट्रा पिरामिडिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा पिरामिडिंग करने का ऑप्शन ही नहीं है। प्राइस इज ऑलरेडी अबव द मूविंग एवरेज, यहां पर ऑसिलेटर हैज क्रॉस्ड अप, और उसके बाद भी डाइवर्जेंस भी बन चुका है। सो एवरीथिंग इज नाउ इन फेवर। अभी यहां पर जो है बाकी एवरीथिंग इज लक, प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियसली गारंटी नहीं है, लेकिन यहां पर हमारे पास मोस्ट पावरफुल सेटअप आ जाता है व्हेन देयर इज अ डाइवर्जेंस एंड द प्राइस इज आल्सो अबव द मूविंग एवरेज। अब ये तो हो गया हमारा सिंपल एंट्री स्टाइल। अभी एंट्री स्टाइल के बाद स्टॉप लॉस और टारगेट, दो चीजें और आ जाती हैं साइमल्टेनियसली। स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस भी काफी ज्यादा रिलेटिवली सिंपल चीज है कि जो भी रीसेंट लो होगा वही हमें स्टॉप लॉस लगाना है। अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं और अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो जो भी रीसेंट हाई होगा, लास्ट 10 बार्स का हाई इज द मोस्ट
लेजिटिमेट और द मोस्ट ईजी वे टू फॉलो कि लास्ट 10 बार्स के हाई को आप स्टॉप लॉस लगा दो इन द केस ऑफ शॉर्ट्स और लास्ट 10 बार्स के लो को लगा दो फॉर स्टॉप लॉस फॉर लॉन्ग्स. दिस इज अ सिंपल वे. अब एग्जिट कब करना है? एग्जिट के टाइम पर ज़्यादा डिफिकल्टी आ जाती है बिकॉज यहाँ पर एग्जिट हमारा डिटर्मिंड नहीं है. एग्जिट प्योरली डिटर्मिंड है दो फैक्टर्स पर. पहला फैक्टर है अगर MFI, अगर लॉन्ग के केस में MFI 80 को क्रॉस कर जाता है, इन दैट केस वी कैन एग्जिट पार्ट क्वांटिटी. दैट इज पार्ट वन ऑफ द एग्जिट ऑफ द ओपन पोजिशन. लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्जिट है वो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस. ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एज मच एज पॉसिबल ट्रेंड को राइड कर सकें. ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिल सकता है गोल्ड में कई बार. फॉर इंस्टेंस इस बार हमें 146 से 143 153 7,000 पॉइंट्स का ट्रेंड इसमें चल रहा है इस ट्रेड में. और हमें यहाँ पर भी नियरली 160 से लेकर 155 के नीचे तक का ट्रेंड मिला था. सो 153 के नीचे तक का ट्रेंड मिला था. सो 160 से सो ऑलमोस्ट 5 to 7,000 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट 5% का हमें 4 to 5% का ट्रेंड मिल रहा है. सो समटाइम्स गोल्ड कैन गिव यू अ वेरी गुड ट्रेंड. दिस स्ट्रैटेजी ट्राइज टू कैप्चर द एंटायर ट्रेंड. और अगर इन केस ट्रेंड नहीं आता है तो ऑसिलेटर उसको कॉन्जर्वेटिवली एग्जिट भी कर जाता है फॉर द पार्ट क्वांटिटी. अगर हमें ऑसिलेटर एग्जिट दे रहा है तो फॉर इंस्टेंस हमने 3x यहाँ पर एंटर किया और ऑसिलेटर आ गया 80 के ऊपर, तो आपको पूरी क्वांटिटी एग्जिट नहीं करनी है, आप 1x कर दो एग्जिट और 2x को ट्रेलिंग पर लगा दो. सो इन दैट केस वी आर ऑब्वियसली ट्राइंग टू राइड द ट्रेंड एज मच एज पॉसिबल. हमने क्योंकि एंट्री बहुत अच्छी करी है, वी ऑल्सो वॉन्ट टू ट्राई एंड गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट. अब ये तो बात हो गई लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर्स की, स्टॉप लॉस की और टारगेट्स की. अगर हमें इसको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो कैसे करना चाहिए? ऑप्शंस में ट्रेड करना गोल्ड में थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि ऑप्शंस में एक और फैक्टर आ जाता है और वो है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी. चाहे आपको इसका कॉन्सेप्ट का पता हो या ना पता हो, एवरी टाइम यू आर ट्रेडिंग ऑप्शंस यू आर ऑल्सो टेकिंग अ बेट ऑन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑफ ऑप्शंस. गोल्ड का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी किसी इंडेक्स के इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से अलग तरीके से मूव करता है. अगर आपका कोई भी इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स राइज कर रहे होते हैं, एक अच्छे बुल मार्केट में होते हैं, तो जनरली इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी डिप करता रहता है, कूल ऑफ करता रहता है, आईवी क्रश आता रहता है क्योंकि बुल मार्केट इज द नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ एन इक्विटी मार्केट until unless it's a sudden breakout या कोई major breakout आ गया है, कोई horizontal breakout है. In such a case implied volatility and prices can rise together for equity indexes also. लेकिन गोल्ड के केस में, कमोडिटीज़ के केस में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का प्राइस के साथ जनरल पॉजिटिव कोरिलेशन रहता है, विच मीन्स अगर प्राइस राइज कर रहा है तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी राइज कर रही होती है बिकॉज द बिगेस्ट रिस्क इन द केस ऑफ कमोडिटीज़ इज द डिलीवरी. अगर गोल्ड का प्राइस आज 150 से 170 आ जाएगा, 180 हो जाएगा या 2 लाख पहुंच जाएगा, इन दैट केस सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी डिलीवरी करने वालों को क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से स्टॉक लेकर डिलीवरी करनी ही पड़ेगी. कमोडिटीज़ का जो मार्केट है मेजरली फिजिकल मार्केट है, इसी की वजह से इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का फंक्शन विद द प्राइस इज एंटायरली डिफरेंट. इट हैज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन. सो पॉजिटिव कोरिलेशन के केस में अगर यहाँ पर हमें एक शॉर्ट का कॉल है और शॉर्ट के कॉल में हमने एक पुट खरीद लिया है और वो पुट तो हमारा प्राइस तो बढ़ना चाहिए, लेकिन जब ये प्राइस नीचे आ रहा होता है तो साथ साथ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी कम होती रहती है, यूजुअली कम होती रहती है अनटिल अनलेस इट्स अ क्रैश. सो इन दैट केस प्राइस आपका नीचे आ रहा है, आपके फेवर में चल रहा है, लेकिन पुट के ऑप्शन का प्राइस उतना नहीं बढ़ रहा होगा क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी उसको ख़त्म करता रहता है. सो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का कूल ऑफ उसके प्राइस को पंक्चर कर देता है जिसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एग्जैक्टली नहीं हो पाती है. सो जब हम ये शॉर्ट कर रहे होते हैं, शॉर्ट्स के केस में आयरन कॉन्डोर या आयरन बटरफ्लाई या एक नॉर्मल बटरफ्लाइज का ट्रेड करना ज़्यादा वाइबल हो जाता है. प्रेफरेबली ट्राई आयरन कॉन्डोर्स कि अगर आपने यहाँ का एक ऊपर का एक कॉल बेच दिया, नीचे का एक पुट बेच दिया और विंग्स खरीद लिए. सो एक आयरन कॉन्डोर अगर आप देखें तो एक इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है. सो आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर में यू विल बी एबल टू ट्रेड. सो अगर आप जब भी ये शॉर्ट्स आए तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अटेंशन पे करना पड़ेगा कि अगर गोल्ड में शॉर्ट का ट्रेड आता है और शॉर्ट के ट्रेड में अगर आप
फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रहे हो, देन दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, एब्सोल्युटली फाइन। उसमें आप स्टॉप लॉस लगा लो या एक हेज के लिए ऊपर कॉल खरीद लो। लेकिन अगर आप नेकेड पुट खरीद रहे हो तो दैट कैन बी अ रॉन्ग ट्रेड, बिकॉज प्राइस तो नीचे आएगा गोल्ड का, लेकिन पुट का प्राइस उतना ऊपर नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कूल ऑफ। सो इन दैट केस आपका ट्रेड ठीक भी हो जाएगा, फिर भी आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल पाएगी। सो इन दैट केस देर आर टू वेज टू ट्रेड इट। वन, कि आप यहाँ पर एक आयन कॉन्डोर बना दो एक ट्रेड का, या सेकंड बना सकते हो आप एक बटरफ्लाई ट्रेड कर सकते हो। ये दोनों चीज़ों का ऑप्शन आपको मिल जाएगा हमारे धन के प्लेटफॉर्म पर। अगर आप गोल्ड में क्वांट मोड पे आओगे, स्ट्रैटेजी बिल्डर के क्वांट मोड पर आओगे, वहाँ पर टाइप करोगे अपने व्यू को, तो आपको बटरफ्लाई और आयन कॉन्डोर्स के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो व्हाट डू यू हैव टू डू? कम टू स्ट्रैटेजी बिल्डर, कम टू क्वांट मोड एंड पुट योर व्यू एंड देन चेक द स्ट्रैटेजीज ऑफ आयन कॉन्डोर एंड बटरफ्लाइज। लेकिन जब अगर हम लॉन्ग कर रहे होते हैं, यहां पर हमने लॉन्ग का एक ट्रेड किया, दिस वॉज द वन ट्रेड, दिस वॉज द सेकेंड ट्रेड ऑफ लॉन्ग। जब हम लॉन्ग के ट्रेड्स कर रहे होते हैं तब हम एक क्लियर बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हैं, वर्टिकल स्प्रेड्स कर सकते हैं। लॉन्ग फ्यूचर्स इज ऑब्वियसली द मोस्ट आइडियल स्ट्रैटेजी, क्योंकि उसमें आपका मैक्सिमम डायरेक्शनल मूवमेंट कैप्चर हो जाती है। तो यहाँ पर हम लॉन्ग फ्यूचर कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली पुट बाय कर सकते हैं एज अ हेज। सेकेंडली हम कर सकते हैं, हमने एक कॉल बाय किया और ऊपर का एक कॉल बेच दिया। अगर हमने 155 का कॉल बाय किया है तो हम 158 का या 160 का कॉल बेच सकते हैं। तो साइमल्टेनियसली हमने एक बुल कॉल स्प्रेड बना दिया विच इज द वर्टिकल स्प्रेड। यही चीज हम इस थर्ड वाले ट्रेड में भी कर सकते हैं, विच वी डिड आफ्टर द divergence from the money flow index along with the price being above Hull moving average, which is the Hull sweet here. So in that case also what we can do is place a vertical spread. तो हम दोनों चीज़ों में वर्टिकल स्प्रेड कर सकते हैं, कॉल बाय करके ऊपर का कॉल बेच सकते हैं, या फिर हम लॉन्ग फ्यूचर्स कर सकते हैं विद अ पुट हेज। तो ये दोनों मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हम ट्रेड कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो एडवाइज यू नॉट टू ट्रेड द रेशियो हियर। कई बार ऐसे ट्रेडर्स करते हैं कि 155 का एक कॉल बाय किया और 160 के दो कॉल बेच दिए, तो उनको लगता है कि हमारा जो नेट आउटले है, जो हमने पैसा दिया है, डेबिट किया है, वो जीरो हो गया है एंड दैट इज अ गुड थिंग टू डू। लेकिन अगर प्राइस 160 के ऊपर चला जाता है तो वहां से नुकसान स्टार्ट हो जाता है। एंड गोल्ड में कभी कभी चाहे 6 महीने में एक बार एक ऐसा मेजर मूव आ सकता है, और सिर्फ 6 महीने में एक ऐसा सिंगल मूव आएगा जो आपके अकाउंट का मेजर नुकसान कर देगा। सो आपको कभी भी ऐसे टाइप के ट्रेड्स नहीं करने हैं जहां पर कोई एक एंड में अनलिमिटेड लॉस ओपन हो। अनलिमिटेड लॉस में कभी भी किसी चीज को ओपन नहीं छोड़ना है। सो यहां पर हमने 2-3 चीजें समझ ली हैं। पहली चीज जो है प्राइस एंड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का जो है पॉजिटिव कोरिलेशन है। प्राइस ऊपर जाता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी ऊपर जाती है। प्राइस नीचे आता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी नीचे आती है। जनरली ऐसा होता है, हमेशा की गारंटी नहीं होती है। अगर पेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो चीज़ें फ्लिप कर सकती हैं। अगर पेस ऑफ क्रैश इज़ वेरी हाई, इन दैट केस इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कैन स्पाइक। 2020 में स्पाइक कर गया था जब गोल्ड में थोड़ा सा क्रैश आया था। सो इन सच केसेस द प्राइसेस कैन हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन विद इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। वो रेयर चांसेस हैं। मोर और लेस प्राइस और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसीलिए आपके लिए पुट बाय करना वायबल नहीं होता है, इसलिए आपका कॉल बाय करके कॉल स्प्रेड बनाना वायबल हो जाता है। सो इन दैट केस आपके लिए जो स्ट्रैटेजी में है, माइनर चेंजेस अगर करोगे, नॉट ओनली हैव अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड बट यू कैन ऑल्सो हैव अ बेटर पे ऑफ। तो ये चीज़ें अगर आप मेनली फॉलो करोगे, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑन गोल्ड्स आईवी इज दिस, कि गोल्ड के इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में कई बार आपको एक लार्जर डायरेक्शनल में बॉटम्स और पीक्स मिल जाते हैं। गोल्ड का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कुछ इस समय 12 या 15 के बीच में चल रहा है, लेकिन कभी कभी गोल्ड का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 25-30 क्रॉस कर जाता है। अभी तक आपको ये चीज़ पता चल गई होगी कि अगर गोल्ड का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 25-30 क्रॉस कर रहा है तो मतलब प्राइस भी बहुत ज़्यादा स्पाइक कर गया होगा, बिकॉज प्राइस और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो अगर प्राइस स्पाइक कर गया है एंड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी 25-30 के रेंज में आ गई है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव सीन हिस्टोरिकली कि गोल्ड का प्राइस एक
टेम्पररी इंटरिम पीक बना सकता है। दोज आर नॉट द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज आपको हमेशा ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से ट्रेड करना है, लेकिन आपका एक आइडिया, एक कॉन्टेक्स्ट के लिए इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अगर 25-30 के ऊपर जा रही है, सो इन दैट केस बी वेरी कॉशियस कि गोल्ड का एक शॉर्ट टर्म पीक, एक इंटरिम पीक बन सकता है। इस समय रिसेंटली हमने देखा 33-35 का भी आईवी चला गया था इन जनवरी ऑफ 2026, तो वहां पर भी एक पीक बना 1,80,000 के आसपास, एंड वहां से एक मेजर क्रैश आया 130 तक। सो एक इंटरिम पीक होता है, दीज आर नॉट बेयर मार्केट साइंस बट दीज कैन सिग्नल हाई प्राइस ऑफ ऑप्शंस, और वहां से एक जो है स्मॉल बिट ऑफ करेक्शन, एक इंटरिम पीक, एक शॉर्ट टर्म पीक बन सकता है। तो जिसको आपको टाइमिंग इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से नहीं करना है, जिसका टाइमिंग जो होना चाहिए ट्रेडिंग सिस्टम से होना चाहिए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के लिए आईवीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हमने समझा है कि इस ट्रेडिंग सिस्टम में 3 तरीके के ट्रेड्स कैसे करने हैं। सिंपल प्लेन वनीला विद मनी फ्लो इंडेक्स, उसके बाद फिर पिरामिडिंग जब ये मूविंग एवरेज के नीचे क्रॉस करे। सेकेंड कैटेगरी आ जाता है जब प्राइस और ऑसिलेटर में डाइवर्जेंस हो जाए, प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन ऑसिलेटर हायर लो बना रहा है। सो इन दैट केस वी कैन क्रिएट अ कैटेगरी बी ट्रेड। और कैटेगरी सी ट्रेड जहां पर प्राइस नीचे आ रहा है, ऑसिलेटर ऊपर जा रहा है और प्राइस ऑलरेडी मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। सो इन दैट केस वी कैन हैव अ कैटेगरी सी ट्रेड विच इज द मोस्ट पावरफुल ट्रेड फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। इस केस में जो हमने डाइवर्जेंस चेक किया था दैट वाज अ वेरी स्मॉल डाइवर्जेंस, जस्ट टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये वाला डाइवर्जेंस और ये डाइवर्जेंस था कि ऑसिलेटर वाज मेकिंग अ हायर लो एंड प्राइस वाज मेकिंग अ लोअर लो, और उसके बाद यहाँ पर हमने एंटर किया था 2x एंड आफ्टर दैट वी एडेड 1x आफ्टर द क्रॉसओवर ऑफ द मूविंग एवरेज हियर। तो यहाँ पर हमने समझा है कि लॉन्ग कब करना है, शॉर्ट कब करना है, क्वांटिटीज को कैसे ऐड करना है, 1x कब करना है, 2x कब करना है और 3x कब करना है। क्वांटिटी की वजह से, पिरामिडिंग की वजह से इज द रीज़न जहाँ ये स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा आउटस्कोर करती है, आउट परफॉर्म करती है। अगर इस स्ट्रैटेजी का सबसे ज़्यादा पावरफुल ट्रेड करना है तो फिर वो ये है, लेकिन ऐसे वाले सेटअप्स बहुत रेयर आते हैं। सो आप प्लेन वनीला ट्रेड्स भी कर सकते हो। यू कैन देन ऐड टू द दिस पार्ट वेयर यू कैन स्टार्ट विद 2x, और अगर इसको फॉलो करोगे दैट इज वेयर वी गेट 3x काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी ट्रेड्स। विद दिस वी विल बी रैपिंग अप विद आवर गोल्ड मास्टर क्लास। आज हमने इन्वेस्टमेंट समझी हैं, रेशोज समझे हैं और पूरा इन्वेस्टमेंट केस समझा है, एसेट क्लास को समझा है, एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव अंडरस्टूड हाउ टू ट्रेड लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। कीप फॉलोइंग अस ऑन कमोडिटीज बाय धन। थैंक यू सो मच। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.